मास्टर इन बोल्शेविज्म। साथियों, इस प्लेनम में सुनी गई रिपोर्टों और इन रिपोर्टों पर हुई बहस से यह स्पष्ट है कि हम निम्नलिखित 3 मुख्य तथ्यों से निपट रहे हैं। सबसे पहले, विदेशी देशों के एजेंटों के विघटनकारी और ध्यान भटकाने वाले जासूसी कार्य ने, जिनमें ट्रॉट्स्कीवादियों ने काफी सक्रिय भूमिका निभाई थी, हमारे कमोबेश सभी या लगभग सभी संगठनों, आर्थिक, प्रशासनिक और पार्टी को प्रभावित किया। दूसरे, विदेशी देशों के एजेंट, जिनमें ट्रॉट्स्कीवादी भी शामिल थे, न केवल निचले संगठनों में बल्कि कुछ जिम्मेदार पदों पर भी घुस गए। तीसरा, हमारे कुछ प्रमुख साथी, केंद्र और परिधि दोनों पर न केवल इन विध्वंसकों, ध्यान भटकाने वालों, जासूसों और हत्यारों का चेहरा पहचानने में विफल रहे, बल्कि इतने लापरवाह, आत्मसंतुष्ट और भोले साबित हुए कि कई बार वे स्वयं विदेशी राज्यों के एजेंटों को जिम्मेदार पदों पर पदोन्नत करने में सहायता की। ये 3 अकाट्य तथ्य हैं जो रिपोर्टों और उन पर हुई चर्चाओं से स्वाभाविक रूप से सामने आते हैं। 1. राजनीतिक लापरवाही। हम इस तथ्य को कैसे समझाएं कि हमारे प्रमुख कॉमरेड, जिनके पास सभी प्रकार की पार्टी विरोधी और सोवियत विरोधी धाराओं के खिलाफ संघर्ष का समृद्ध अनुभव था, वर्तमान मामले में इतने भोले और अंधे साबित हुए कि वे ये समझने में असमर्थ थे लोगों के दुश्मनों का असली चेहरा, कि वे भेड़ के भेष में भेड़ियों को पहचानने में असफल रहे और उनके मुखौटे फाड़ने में असमर्थ रहे। क्या ये दावा किया जा सकता है कि यूएसएसआर के क्षेत्र में सक्रिय विदेशी राज्यों के एजेंटों का विनाशक और ध्यान भटकाने वाला जासूसी कार्य हमारे लिए कुछ भी अप्रत्याशित और अभूतपूर्व हो सकता है? नहीं, ये दावा करना असंभव है। ये पिछले 10 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विभिन्न शाखाओं में विनाशकारी कृत्यों से प्रदर्शित होता है, जो कि शेख्ती काल से शुरू होता है, जैसा कि आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज किया गया है। क्या ये दावा किया जा सकता है कि इस पिछली अवधि में फांसीवाद के ट्रॉट्स्कीवादी, ज़िनोविएविस्ट एजेंटों की विध्वंसक, जासूसी या आतंकवादी गतिविधियों के बारे में कोई एहतियाती संकेत या चेतावनियां नहीं थी? नहीं, ये दावा करना असंभव है। हमारे पास ऐसे संकेत थे और बोल्शेविकों को उनके बारे में भूलने का कोई अधिकार नहीं है। कॉमरेड किरोव की बेईमानी से की गई हत्या पहली गंभीर चेतावनी थी जिसने संकेत दिया कि लोगों के दुश्मन दोहरे व्यवहार का सहारा लेंगे और वे खुद को बोल्शेविक के रूप में, पार्टी के सदस्यों के रूप में छिपाएंगे, ताकि वे हमारे विश्वास में अपना रास्ता बना सकें और इस तरह खुल सकें। हमारे संगठनों में स्वयं की पहुंच, लेनिनग्राद सेंटर के मुकदमे के साथ साथ ज़िनोविएव कामेनेव मुकदमे ने कॉमरेड किरोव की बेईमानी से की गई हत्या से सबक लेने के लिए नए आधार दिए। ज़िनोविएविस्ट ट्रॉट्स्कीवादी ब्लॉक के परीक्षण ने पिछले परीक्षणों के पाठों को विस्तृत किया और हमारी आंखों के सामने प्रदर्शित किया कि ज़िनोविएवाइट्स और ट्रॉट्स्कीवादियों ने अपने चारों ओर हर शत्रुतापूर्ण बुर्जुआ तत्व को एकजुट किया था कि वे जर्मन गुप्त पुलिस की एक जासूसी, ध्यान भटकाने वाली, आतंकवादी एजेंसी में बदल गए थे, कि दोहरा व्यवहार और स्वयं को छिपाना ही एकमात्र साधन है जिसके द्वारा ज़िनोविएवाइट्स और ट्रॉट्स्कीवादी हमारे संगठनों में प्रवेश कर सकते हैं। सतर्कता और राजनीतिक अंतर्दृष्टि इस तरह की पैठ को रोकने और ज़िनोविएविस्ट ट्रॉट्स्कीवादी गिरोह के खात्मे के सबसे अचूक साधन है। आरकेपी-बी की केंद्रीय समिति ने 18 जनवरी 1935 को अपने गोपनीय पत्र में कॉमरेड किरोव की बेईमानी से हत्या पर पार्टी संगठनों को राजनीतिक आत्मसंतुष्टि और संकीर्ण सोच वाले खोखलेपन के खिलाफ जोरदार चेतावनी दी थी। उस गोपनीय पत्र में कहा गया था, हमें उस अवसरवादी आत्मसंतोष पर रोक लगानी चाहिए जो इस गलत धारणा से उत्पन्न होती है कि जैसे जैसे हम अपनी सेनाओं की ताकत में वृद्धि करते हैं, हमारे दुश्मन और अधिक वश में और हानिरहित हो जाते हैं। ऐसी धारणा मौलिक रूप से गलत है। यह उसी की प्रतिध्वनि है सही विचलन, जिसने सभी को आश्वस्त किया कि दुश्मन चुपचाप समाजवाद में घुस जाएंगे, कि वे अंततः वास्तविक समाजवादी बन जाएंगे। बोल्शेविकों को अपनी उपलब्धियों पर आराम नहीं करना चाहिए और खाली दिमाग नहीं बनना चाहिए। बोल्शेविक क्रांतिकारी सतर्कता। हमें याद रखना चाहिए कि दुश्मनों की स्थिति जितनी अधिक निराशाजनक होगी, उतनी ही तत्परता से वे सोवियत सत्ता के खिलाफ अपने संघर्ष में चरम उपायों को अपनाएंगे। इसे याद रखना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए। 29 जुलाई 1936 के अपने गोपनीय पत्र में ट्रॉट्स्कीवादी, ज़िनोविएविस्ट ब्लॉक की जासूसी, आतंकवादी गतिविधियों पर आरकेपी-बी की केंद्रीय समिति ने एक बार फिर पार्टी संगठनों से अत्यधिक सतर्कता, दुश्मनों को पहचानने की क्षमता प्रदर्शित करने का आह्वान किया। लोग, चाहे वे कितने भी अच्छे नकाबपोश क्यों न हों, गोपनीय पत्र में कहा गया है, अब ये साबित हो गया है कि ट्रॉट्स्कीवादी, ज़िनोविएविस्ट राक्षस सोवियत सत्ता के खिलाफ संघर्ष में हमारे देश के मेहनतकशों के सभी सबसे क्रोधित और शातिर दुश्मनों, जासूसों, उकसाने वालों, ध्यान भटकाने वाले, व्हाइट गॉड कुलिक आदि को एकजुट कर रहे हैं। जब एक ओर इन तत्वों और दूसरी ओर ट्रॉट्स्कीवादियों और ज़िनोविएविस्टों के बीच सभी सीमाएं समाप्त हो गई हैं, तो हमारे सभी पार्टी संगठनों और पार्टी के सभी सदस्यों को ये समझना चाहिए कि कम्युनिस्टों की ओर से हर क्षेत्र और सभी क्षेत्रों में सतर्कता अनिवार्य है। परिस्थितियां
वर्तमान परिस्थितियों में प्रत्येक बोल्शेविक का अपरिहार्य गुण पार्टी के दुश्मन को पहचानने की क्षमता होनी चाहिए, चाहे वह कितना भी छिपा हुआ क्यों न हो, और इसलिए संकेत और चेतावनियां थीं। इन संकेतों और चेतावनियों का क्या मतलब था? उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक कार्य की कमजोरी को दूर करने और पार्टी को एक अभेद्य किले में बदलने का आह्वान किया, जिसमें एक भी डबल डीलर प्रवेश नहीं कर सके। उन्होंने हमसे पार्टी राजनीतिक कार्यों को कम करके आंकने पर रोक लगाने और राजनीतिक सतर्कता को मजबूत करने की दिशा में ऐसे कार्यों को अधिकतम रूप से मजबूत करने की दिशा में जोरदार कदम उठाने का आह्वान किया। और क्या हुआ? तथ्य बताते हैं कि हमारे साथियों ने संकेतों और चेतावनियों पर बहुत धीरे धीरे ध्यान दिया। पार्टी दस्तावेजों के सत्यापन और आदान प्रदान के अभियान के दौरान सामने आए प्रसिद्ध तथ्यों से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हुआ। हम इस तथ्य को कैसे समझाएं कि इन चेतावनियों और संकेतों का उचित प्रभाव नहीं पड़ा? हम कैसे समझाएं कि हमारी पार्टी के साथी सोवियत विरोधी तत्वों के खिलाफ संघर्ष में अपने अनुभव के बावजूद, कई चेतावनी संकेतों और एहतियाती संकेतों के बावजूद, विनाशकारी जासूसी भंगिमापूर्ण कार्य के सामने राजनीतिक रूप से अदूरदर्शी साबित हुए लोगों के दुश्मन? शायद हमारी पार्टी के साथी पहले से भी बदतर, कम जागरूक और कम अनुशासित हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। शायद उनका पतन शुरू हो गया है। एक बार फिर, नहीं, ऐसी धारणा बिल्कुल निराधार होगी। तो फिर मामला क्या है? ये खोखलापन, लापरवाही, आत्मसंतुष्टि और अंधापन कहाँ से आता है? मामले की सच्चाई यह है कि हमारी पार्टी के साथी आर्थिक अभियानों और आर्थिक निर्माण के मोर्चे पर भारी सफलताओं से प्रभावित होकर कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्यों को भूल गए, जिन्हें भूलने का बोल्शेविकों को कोई अधिकार नहीं है। वे यूएसएसआर की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति से जुड़े एक बुनियादी तथ्य के बारे में भूल गए और दो बहुत महत्वपूर्ण तथ्यों पर ध्यान नहीं दिया, जिनका वर्तमान समय के विध्वंसक, जासूस, ध्यान भटकाने वाले और पार्टी सदस्यता कार्ड के पीछे खुद को ढालने वाले हत्यारों के संबंध में सीधा संबंध है और खुद को बोल्शेविक के रूप में छिपाएं। 2. पूंजीवादी घेरावे कौन से तथ्य हैं जिनके बारे में हमारी पार्टी के साथी भूल गए हैं या जिन पर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया? वे भूल गए हैं कि सोवियत सत्ता दुनिया के केवल 1/6 हिस्से पर ही विजयी रही थी, कि दुनिया का 5/6 हिस्सा पूंजीवादी राज्यों के कब्जे में है। वे भूल गए हैं कि सोवियत संघ स्वयं को पूंजीवादी राज्यों से घिरा हुआ पाता है। पूंजीवादी घेरेबंदी के बारे में बक बक करने की हमारी आदत है, लेकिन लोग इस पर विचार नहीं करना चाहते कि यह चीज क्या है। पूंजीवादी घेराबंदी, पूंजीवादी घेरा, यह कोई खोखला मुहावरा नहीं है, यह एक बहुत ही वास्तविक और अप्रिय घटना है। पूंजीवादी घेरा, इसका मतलब है कि एक देश है, सोवियत संघ, जिसने अपने घर में समाजवादी व्यवस्था स्थापित की है, और इसके अलावा कई देश बुर्जुआ देश हैं, जो जीवन के पूंजीवादी स्वरूप को जारी रखते हैं और जो घेरते हैं सोवियत संघ, उस पर हमला करने, उसे कुचलने या किसी भी मामले में उसकी ताकत को कमजोर करने और उसे कमजोर करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। यही मुख्य तथ्य है जिसे हमारे साथी भूल गए हैं। लेकिन यही वह तथ्य है जो पूंजीवादी घेरे और सोवियत संघ के बीच संबंधों का आधार निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए बुर्जुआ राज्यों को ही लीजिए। भोले भाले लोग सोच सकते हैं कि एक ही प्रकार के राज्यों के रूप में उनके बीच असाधारण अच्छे संबंध मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ भोले भाले लोग ही ऐसा सोच सकते हैं। वास्तव में उनके बीच पड़ोसी जैसे रिश्ते नहीं हैं। ये निश्चित रूप से सिद्ध हो चुका है कि 2 गुना 2 4 होते हैं, जिन्हें बुर्जुआ राज्य एक दूसरे के पीछे जासूसों, तोड़फोड़ करने वालों, ध्यान भटकाने वाले और कभी कभी हत्यारों को भी भेजते हैं, जिन्हें इन राज्यों के संस्थानों और उद्यमों में घुसने का काम दिया जाता है, उनकी एजेंसियों की स्थापना करना और आवश्यकता के मामले में उन्हें कमजोर करने और उनकी ताकत को कम करने के लिए उनके पीछे के हिस्से को बाधित करना। वर्तमान समय में भी यही स्थिति है। अतीत में भी ऐसा ही था। उदाहरण के लिए नेपोलियन प्रथम के समय यूरोप के राज्यों को लें। फ्रांस तब रूसियों, जर्मनों, ऑस्ट्रियाई और अंग्रेजी शिविरों के जासूसों और विद्वेषवादियों से भरा हुआ था, और दूसरी ओर इंग्लैंड, जर्मन राज्यों, ऑस्ट्रिया और रूस के पीछे उस समय फ्रांसीसी शिविर के जासूस और ध्यान भटकाने वाले कम नहीं थे। इंग्लैंड के एजेंटों ने 2 बार नेपोलियन की जान लेने का प्रयास किया और कई बार फ्रांस में वेंडी किसानों को नेपोलियन की सरकार के खिलाफ भड़काया। और नेपोलियन सरकार क्या थी? एक बुर्जुआ सरकार जिसने फ्रांसीसी क्रांति का गला घोंट दिया और क्रांति के केवल उन्हीं परिणामों को बरकरार रखा जो बड़े पूंजीपति वर्ग के लिए फायदेमंद थे। कहने की जरूरत नहीं है कि नेपोलियन सरकार अपने पड़ोसियों के कर्ज में डूबी नहीं रही और उसने विपथनकारी कदम भी उठाए। तो यह अतीत में था, 130 साल पहले। तो मामला आज नेपोलियन प्रथम के 130 साल बाद खड़ा है।
अब फ्रांस और इंग्लैंड जर्मन जासूसों और डायवर्जनवादियों से भरे हुए हैं और दूसरी ओर जर्मनी में एंग्लो फ्रांसीसी जासूस और डायवर्जनवादी सक्रिय हैं। अमेरिका जापानी जासूसों और ध्यान भटकाने वालों से भरा पड़ा है और जापान अमेरिकी से बुर्जुआ राज्यों के बीच अंतर्संबंधों का यही नियम है। सवाल उठता है कि बुर्जुआ राज्यों को उसी प्रकार के बुर्जुआ राज्यों की तुलना में सोवियत समाजवादी राज्य के साथ अधिक नर्म और अधिक पड़ोसी तरीके से व्यवहार क्यों करना चाहिए। उन्हें अपने जैसे बुर्जुआ राज्यों की तुलना में सोवियत संघ के पीछे कम जासूस, विध्वंसक, ध्यान भटकाने वाले और हत्यारे क्यों भेजने चाहिए। ये धारणा कहाँ से आई? क्या मार्क्सवाद के दृष्टिकोण से यह मान लेना अधिक सत्य नहीं होगा कि बुर्जुआ राज्य सोवियत संघ के पीछे किसी भी बुर्जुआ राज्य की तुलना में 2 या 3 गुना अधिक विध्वंसक, जासूस, ध्यान भटकाने वाले और हत्यारे भेजेंगे? राज्य, क्या ये स्पष्ट नहीं है कि जब तक हमारे पास पूंजीवादी घेरा है तब तक हमारे पीछे विदेशी राज्यों के एजेंटों द्वारा विध्वंसक, जासूस, ध्यान भटकाने वाले और हत्यारे भेजे जाएंगे? ये सब हमारी पार्टी के साथियों द्वारा भुला दिया गया था और इस बारे में भूल जाने के बाद उन्हें अनजान बना दिया गया था। यही कारण है कि जापानों, जर्मन गुप्त पुलिस की ट्रॉट्स्कीवादी एजेंटों का जासूसी, विवादास्पद कार्य हमारे कुछ साथियों के लिए पूर्ण आश्चर्य था। 3. समसामयिक ट्रॉट्स्कीवाद। आगे ट्रॉट्स्कीवादी एजेंटों के खिलाफ संघर्ष छेड़ने में हमारी पार्टी के साथी इस बात पर ध्यान देने में असफल रहे। उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया कि वर्तमान ट्रॉट्स्कीवाद वह नहीं है जो, मान लीजिए, 7 या 8 साल पहले था। इस समय के दौरान ट्रॉट्स्कीवाद और ट्रॉट्स्कीवादियों का एक गंभीर विकास हुआ है जिसने ट्रॉट्स्कीवाद के चेहरे को मौलिक रूप से बदल दिया है। इसे देखते हुए ट्रॉट्स्कीवाद के विरुद्ध संघर्ष में संघर्ष के तरीकों को भी आमूलचूल रूप से बदला जाना चाहिए। हमारी पार्टी के साथी यह ध्यान देने में विफल रहे हैं कि ट्रॉट्स्कीवाद मजदूर वर्ग के भीतर एक राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं रह गया है, कि मजदूर वर्ग के भीतर उस राजनीतिक प्रवृत्ति से जो 7 या 8 साल पहले थी, ट्रॉट्स्कीवाद विध्वंसकों के एक उन्मादी और सिद्धांतहीन गिरोह में बदल गया है। ध्यान भटकाने वाले, जासूस और हत्यारे विदेशी राज्यों के खुफिया सेवा अंगों के निर्देशों पर कार्य करते हैं। श्रमिक वर्ग के भीतर राजनीतिक प्रवृत्ति क्या है? श्रमिक वर्ग के भीतर एक राजनीतिक प्रवृत्ति एक समूह या पार्टी है जिसकी अपनी निश्चित राजनीतिक पहचान, एक मंच, एक कार्यक्रम है जो अपने विचारों को मजदूर वर्ग से छिपाता नहीं है और न ही छिपा सकता है, बल्कि इसके विपरीत मजदूर वर्ग की आंखों के सामने अपने विचारों को खुले तौर पर और ईमानदारी से प्रचारित करता है, जो मजदूर वर्ग के सामने अपना राजनीतिक चेहरा दिखाने से नहीं डरता, मजदूर वर्ग के सामने अपने वास्तविक लक्ष्यों और कार्यों को प्रदर्शित करने से नहीं डरता, बल्कि इसके विपरीत वह अपनी बात की सत्यता को समझाने के लिए मजदूर वर्ग के पास खुलकर जाता है। विचार। अतीत में 7 या 8 साल पहले ट्रॉट्स्कीवाद श्रमिक वर्ग के भीतर एक ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति थी, लेनिनवाद विरोधी, और इसलिए यह बहुत गलत है, ये सच है, फिर भी एक राजनीतिक प्रवृत्ति है। क्या ये कहा जा सकता है कि वर्तमान ट्रॉट्स्कीवाद, मान लीजिए 1936 का ट्रॉट्स्कीवाद, मजदूर वर्ग की एक राजनीतिक प्रवृत्ति है? नहीं, ये कहना नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि आज के ट्रॉट्स्कीवादी मजदूर वर्ग के सामने अपना असली चेहरा दिखाने से डरते हैं, उसके सामने अपने वास्तविक लक्ष्य और कार्य उजागर करने से डरते हैं। वे बड़ी मेहनत से मजदूर वर्ग से अपनी राजनीतिक पहचान छुपाते हैं। उन्हें डर होता है कि अगर मजदूर वर्ग को उनके असली इरादों का पता चल गया तो वह उन्हें मजदूर वर्ग से अलग लोगों के रूप में गाली देगा और उन्हें भगा देगा। ये वास्तव में बताता है कि ट्रॉट्स्कीवादी कार्य की मूल विधि अब मजदूर वर्ग के सामने अपने विचारों का खुला और ईमानदार प्रचार नहीं है, बल्कि इसके विचारों का मुखौटा है। अपने विरोधियों के विचारों की दासतापूर्ण और जोरदार प्रशंसा, फरीसीवादी और अपने ही विचारों को मिथ्या रूप से कीचड़ में रौंदना। यदि आपको याद हो तो 1936 में मुकदमे के दौरान कामेनेव और जिनोविएव ने इस बात से साफ इनकार कर दिया था कि उनके पास किसी भी प्रकार का राजनीतिक मंच है। उन्हें मुकदमे में अपना राजनीतिक मंच प्रकट करने का पूरा अवसर मिला। फिर भी उन्होंने ये घोषणा करते हुए ऐसा नहीं किया कि उनके पास कोई भी राजनीतिक मंच नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन दोनों ने इस बात से इनकार करते हुए झूठ बोला कि उनके पास कोई मंच है। अब अंधे भी देख सकते हैं कि उनके पास एक राजनीतिक मंच था, लेकिन उन्होंने किसी राजनीतिक मंच के अस्तित्व से इनकार क्यों किया? क्योंकि वे अपने वास्तविक राजनीतिक चेहरे का खुलासा करने से डरते थे। वे यूएसएसआर में पूंजीवाद को बहाल करने के अपने वास्तविक राजनीतिक मंच का प्रदर्शन करने से डरते थे। उन्हें डर था कि इस तरह के मंच से मजदूर वर्ग में घृणा पैदा हो जाएगी। 1937 में मुकदमे में पियाताकोव, राडेक और सोकोलनिकोव ने एक अलग रास्ता अपनाया। उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि ट्रॉट्स्कीवादियों और जिनोविएविस्टों के पास एक राजनीतिक मंच था। उन्होंने स्वीकार किया कि उनके पास एक निश्चित राजनीतिक मंच है, इसे स्वीकार किया और अपनी गवाही में इसका खुलासा किया।
लेकिन उन्होंने इसका खुलासा मजदूर वर्ग को एकजुट करने के लिए नहीं, बल्कि ट्रॉट्स्कीवादी मंच का समर्थन करने के लिए लोगों को एकजुट करने के लिए किया, बल्कि इसे लांछित करने और इसे एक जन विरोधी और सर्वहारा विरोधी मंच के रूप में ब्रांड करने के लिए किया। पूंजीवाद की बहाली, सामूहिक खेतों और राज्य खेतों का खात्मा, शोषण की व्यवस्था की पुनः स्थापना, सोवियत संघ के साथ युद्ध को करीब लाने के लिए जर्मनी और जापान की फासीवादी ताकतों के साथ गठबंधन, युद्ध के लिए संघर्ष और शांति की नीति के खिलाफ, यूक्रेन के साथ सोवियत संघ का क्षेत्रीय विघटन, जर्मनों को और समुद्री प्रांत जापानियों को शत्रुतापूर्ण राज्यों द्वारा उस पर हमले की स्थिति में सोवियत संघ की सैन्य हार की योजना बनाना और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के साधन के रूप में तोड़फोड़, विपथन, सोवियत सत्ता के नेताओं के खिलाफ औद्योगिक आतंक, जापानी जर्मन फासीवादी ताकतों की ओर से जासूसी, ये वर्तमान ट्रॉट्स्कीवाद का राजनीतिक मंच था, जैसा कि प्याताकोव, राडिक और सोकोलनिकोव द्वारा प्रकट किया गया था। स्वाभाविक रूप से ट्रॉट्स्कीवादी ऐसे मंच को जनता से, मजदूर वर्ग से छुपाए बिना नहीं रह सकते थे, और उन्होंने इसे न केवल श्रमिक वर्ग से बल्कि ट्रॉट्स्कीवादी रैंक और फाइल से भी छुपाया, और न केवल ट्रॉट्स्कीवादी रैंक और फाइल से बल्कि ऊपरी ट्रॉट्स्कीवादी नेतृत्व से भी, जिसमें 30 या 40 लोगों का एक छोटा समूह शामिल था। जब राडेक और प्याताकोव ने इस मंच के चरित्र के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए ट्रॉट्स्की से 30 या 40 ट्रॉट्स्कीवादियों का एक छोटा सम्मेलन बुलाने की अनुमति मांगी, तो ट्रॉट्स्की ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और कहा कि इसके वास्तविक चरित्र के बारे में बात करना अनुचित है। ट्रॉट्स्कीवादियों के एक छोटे समूह के लिए भी मंच, क्योंकि इस तरह के ऑपरेशन से विभाजन हो सकता है, राजनीतिक हस्तियां न केवल श्रमिक वर्ग से बल्कि ट्रॉट्स्कीवादी रैंक और फाइल से भी अपने विचार और अपने मंच को छिपा रही हैं, और न केवल ट्रॉट्स्कीवादी रैंक और फाइल से बल्कि ट्रॉट्स्कीवादियों के ऊपरी नेतृत्व से भी। ऐसी शारीरिक पहचान है समकालीन ट्रॉट्स्कीवाद। लेकिन इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि समकालीन ट्रॉट्स्कीवाद को अब मजदूर वर्ग के भीतर की राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं कहा जा सकता। समसामयिक ट्रॉट्स्कीवाद मजदूर वर्ग के भीतर एक राजनीतिक प्रवृत्ति नहीं है, बल्कि विध्वंसकों, ध्यान भटकाने वालों, खुफिया एजेंटों, जासूसों और हत्यारों का एक सिद्धांतहीन और बौद्धिक रूप से विहीन समूह है, विदेशी राज्यों के खुफिया सेवा अंगों की नियुक्ति में श्रमिक वर्ग के कट्टर शत्रुओं का एक समूह। ये पिछले 7 या 8 वर्षों में ट्रॉट्स्कीवाद के विकास का निर्विवाद परिणाम है। अतीत में ट्रॉट्स्कीवाद और वर्तमान में ट्रॉट्स्कीवाद के बीच यही अंतर है। हमारी पार्टी के साथियों ने जो गलती की वह इस तथ्य में निहित है कि वे अतीत में ट्रॉट्स्कीवाद और वर्तमान समय में ट्रॉट्स्कीवाद के बीच इस गहरे अंतर को नोटिस करने में विफल रहे। वे इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि ट्रॉट्स्कीवादी लंबे समय से किसी भी खलनायकी में सक्षम राजमार्ग लुटेरों में बदल गए हैं, जो सोवियत राज्य और सोवियत सत्ता को घायल करने के लिए जासूसी और अपनी मातृभूमि के साथ सीधे विश्वासघात तक घृणित सब कुछ करने में सक्षम हैं। वे इस पर ध्यान देने में विफल रहे और इसलिए ट्रॉट्स्कीवादियों के खिलाफ नए तरीके से अधिक निर्णायक रूप से संघर्ष करने के लिए समय पर खुद को ढालने में असमर्थ रहे। यही कारण है कि हाल के वर्षों में ट्रॉट्स्कीवादियों की घृणित हरकतें हमारी पार्टी के कुछ साथियों के लिए पूरी तरह आश्चर्यचकित करने वाली थीं। आगे अंत में हमारी पार्टी के साथी इस बात पर ध्यान देने में विफल रहे कि एक तरफ आज के विध्वंसक और विचलनवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है, जिनके बीच फासीवाद के ट्रॉट्स्कीवादी एजेंट काफी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, और दूसरी ओर उस समय के विध्वंसक और विचलनवादियों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर है। दूसरी ओर शक्ति मामला। पहले तो शाक्ति लोग और प्रोम्पाटी लोग खुले तौर पर हमारे लिए विदेशी लोग थे। वे ज्यादातर उद्यमों के पूर्व मालिक, पुराने नियोक्ताओं के अधीन पूर्व प्रबंधक, संयुक्त स्टॉक कंपनियों में पूर्व शेयरधारक, या बस पुराने बुर्जुआ विशेषज्ञ थे जो राजनीतिक रूप से हमारे प्रति खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण थे। हमारे किसी भी व्यक्ति को इन सज्जनों के प्रामाणिक राजनीतिक चेहरे पर संदेह नहीं था, और स्वयं शाक्ति लोगों ने सोवियत प्रणाली के प्रति अपनी नापसंदगी नहीं छिपाई। आज के विध्वंसकों और धर्मांतरणवादियों के बारे में, ट्रॉट्स्कीवादियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। वर्तमान समय के विध्वंसक और ध्यान भटकाने वाले ट्रॉट्स्कीवादी ये ज्यादातर पार्टी के लोग हैं, जिनकी जेब में पार्टी सदस्यता कार्ड है, ऐसे लोग जो औपचारिक रूप से हमारे लिए विदेशी नहीं हैं। जबकि पुराने विध्वंसक हमारे लोगों के खिलाफ सामने आए, इसके विपरीत नए विध्वंसक हमारे लोगों की चापलूसी करते हैं, हमारे लोगों की प्रशंसा करते हैं, उन्हें विश्वास में लेने के लिए उनकी चापलूसी करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, अंतर महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, शाक्ति लोगों और प्रोम्पाटी लोगों की ताकत इस तथ्य में निहित है कि कमोबेश उनके पास आवश्यक तकनीकी ज्ञान था, जब हमारे लोग इस तरह के ज्ञान के अभाव में उनसे सीखने के लिए मजबूर थे। इस परिस्थिति ने शाक्ति काल के विध्वंसकों को एक बड़ा लाभ दिया। इसने उन्हें स्वतंत्र रूप से और निर्बाध रूप से बर्बाद करने का अवसर दिया, उन्हें हमारे लोगों को तकनीकी रूप से धोखा देने का अवसर दिया।
आज के विध्वंसकों के साथ, ट्रॉट्स्कीवादियों के साथ ऐसा नहीं है। आजकल के विध्वंसक तकनीकी ज्ञान में हमारे लोगों से श्रेष्ठ नहीं है। इसके विपरीत हमारे लोग आज के विध्वंसकों की तुलना में, ट्रॉट्स्कीवादियों की तुलना में तकनीकी रूप से बेहतर प्रशिक्षित हैं। शेक्ती काल से लेकर आज तक हजारों वास्तविक तकनीकी रूप से अच्छी तरह से वाकिफ बोल्शेविक कैडर हमारे बीच बढ़े हुए हैं। तकनीकी रूप से शिक्षित हजारों बोल्शेविक नेताओं का नाम लिया जा सकता है, जिनकी तुलना में तकनीकी प्रशिक्षण की दृष्टि से ये सभी प्याताकोव और लिवशिच से, शिस्तोव्स और बोगुस्लावस्की, मुर्लोव्स और ड्रोबनिसिस महज बकबक और स्कूली लड़के हैं। तो फिर समकालीन विध्वंसकों, ट्रॉट्स्कीवादियों की ताकत कहाँ है? उनकी ताकत पार्टी कार्ड में, उनके पास पार्टी कार्ड में निहित है। उनकी ताकत इस तथ्य में निहित है कि पार्टी कार्ड से उनका राजनीतिक विश्वास बढ़ता है और हमारी सभी संस्थाएं और संगठन उनके लिए खुल जाते हैं। उनका लाभ इस तथ्य में निहित है कि पार्टी कार्ड रखने और सोवियत सत्ता के मित्र होने का दिखावा करके उन्होंने हमारे लोगों को राजनीतिक रूप से धोखा दिया है, विश्वास का दुरुपयोग किया है, धूर्तता से उन्हें नष्ट किया है और हमारे राज्य के रहस्यों को सोवियत संघ के दुश्मनों के सामने उजागर किया है। लाभ अपने राजनीतिक और नैतिक मूल्य में संदिग्ध है, लेकिन फिर भी यह एक लाभ है। ये फायदा काफी हद तक बताता है कि क्यों ट्रॉट्स्कीवादी विध्वंसक, पार्टी कार्ड वाले लोग और हमारे संस्थानों और संगठनों में सभी स्थानों तक पहुंच रखने वाले विदेशी राज्यों के खुफिया सेवा अंगों के लिए इतना वरदान साबित हुए। हमारी पार्टी के कुछ साथियों द्वारा की गई गलती यह है कि वे पुराने और नए विध्वंसकों के बीच, शाक्ति लोगों और ट्रॉट्स्कीवादियों के बीच इस अंतर को नोटिस करने और समझने में विफल रहे और इस पर ध्यान न देते हुए वे समय के साथ खुद को ढालने में असमर्थ रहे। नए विध्वंसकों से नए तरीके से लड़ना।